नमस्ते बच्चों, मैं अप्पा पब्लिक स्कूल से शीतल आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा छठी के लिए व्याकरण भाग में से रचनात्मक लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, रचनात्मक लेख यानी क्या, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या सीखना पड़ता है, इसे किस तरह से हमें लिखना है, सब कुछ आज हम इस रचनात्मक लेख में जानेंगे। ठीक है बच्चों, रचनात्मकता एवं सृजनात्मक का एक ही शब्द है। रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता ये एक ही शब्द है। समय ग्रहण कर उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना रचनात्मकता कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्रिएटिविटी राइटिंग भी कहा जाता है। रचनात्मकता लेख के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पत्रकारी लेखन, कविता, कहानी, नाटक, एकांकिका या यह कह सकते हैं कि साहित्य की समस्त विधियां इसके अंतर्गत आती है। तो रचनात्मक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अनुच्छेद लेखन आता है, निबंध लेखन आता है, पत्रकारीय लेखन आता है, कविता, कहानी, साहित्य के समस्त विधियां इसके अंतर्गत आते हैं। इसे रचनात्मक किस में आते हैं? रचनात्मक लेख में ये सब कुछ आते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन यानी क्या, इसकी परिभाषा क्या, यह चित्रवर्ण किसके लिए है, हमें इस चित्रवर्ण देखकर क्या करना है, ये सब कुछ प्रश्न आपके मन में उठते होंगे, है ना। तो आओ बच्चों, मैं इस प्रश्नों के आपको समाधान करती हूँ। चित्रवर्ण किसी चित्र को देखकर उसे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्रवर्णन कहलाता है। आप लोगों को भी इस चित्र को देखकर आपके मन में कुछ प्रश्न उठते होंगे या कुछ भावनाएं उठते होंगे। आपको दिखाई दे रहा है पीछे पेड़ है, पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि बैठे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे जानवर है, हिरन खड़ी है, और यहाँ कुछ कुटिया है, यहाँ एक मंदिर है, पुस्तक है, ये सब कुछ आप ध्यान से देखकर ये सब कुछ आप जब चित्र वर्णन रचनात्मक लेख लिखते हो तो ये सब कुछ उसके अंतर्गत क्रमबद्ध से लिखना है। इसे चित्र वर्णन कहते हैं। इसको सरल भाषा में कहा जाए तो दिए गए चित्रों को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। ये दिया गया एक चित्र है बच्चों आप लोगों को, इस चित्र को आप ध्यान से देखकर इसमें क्या क्या आते हैं अपने शब्दों से प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है। हम लोगों को कल्पना शक्ति करने की वरदान दिया। जंगली जानवर कल्पना शक्ति नहीं कर सकते, हम मानव ही इस कल्पना कर सकते हैं, है ना। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं। अपने अनुभवों के कारण किसी घटना या वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अपने इस अनुभव या प्रतिक्रिया को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्रवर्णन का उद्देश्य है। चित्रवर्णन का क्या उद्देश्य है आपको पता चला ना बच्चों? मैं फिर से एक बार बोलती हूँ। अपने अनुभवों के कारण किसी घटना या वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई घटना घटी हो तो उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया होते ही ना। उस प्रतिक्रिया को अपने अनुभवों या प्रतिक्रियाओं को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। आप लोग बात करते हो ना, अगर किसी फिल्म को अगर गए हो तो आप अपने फ्रेंड के बारे में, वो जो फिल्म के बारे में सब कुछ वर्णन करते हो, चित्र देखकर ही वर्णन करते हो ना। तो आज ये यश ने ये ऐसा किया, यश ने ऐसा मारा, यश ने ये पहना था, वो सब कुछ चित्र वर्णन के जरिए आप करते हो। इसी तरह यहाँ पे चित्र देखकर जो अपने मन में जो भाव उभर आते हैं, प्रतिक्रिया को सशक्त कर प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। ठीक है बच्चों,
चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से बातें को ध्यान रखना चाहिए? पहला है, चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि कोई भी चित्र आता है तो हम उसे ध्यान से देखना चाहिए कि उस चित्र में क्या है। चित्र के मूल भाव को समझने या प्रयास करना चाहिए। उस चित्र के मूल भाव को हमें समझकर उसको प्रयास करना चाहिए। चित्र में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करना चाहिए, यानी उसमें उस चित्र में क्या दिखा रहा है उस चित्र का कथन रूप में हमें तैयार करना चाहिए। लेखन से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। हम जब लिखने से पहले हमें उस चित्र को बारे में क्रमबद्ध से अपने मन में कर लेना चाहिए कि यह चित्र, पहला चित्र यह है तो इसके बारे में हमें ऐसा लिखना है। दूसरे चित्र को ऐसे जोड़ जोड़ कर हमें क्रमबद्ध के अनुसार लिखना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और विषयानुकूल होने चाहिए। वाक्य बहुत ही हार्ड नहीं रहने चाहिए। जो भी पढ़े तो वो सरल भाषा होनी चाहिए। सरल भाषा में हमें लिखने हैं। भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और रोचक और होनी चाहिए। चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में करना चाहिए। चित्र वर्णन किसमें करना चाहिए? वर्तमान काल में करना चाहिए। और एक बार हम दोहराते हैं, चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। पहला क्या है? चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, चित्र के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्र के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, चित्र में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करना चाहिए। चित्र में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करना चाहिए। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और विषयानुकूल होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल और विषयानुकूल होने चाहिए। उस विषय को ही संबंधित, जो चित्र दिया गया है उस चित्र को संबंधित ही विषय होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब छठा है, भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक और भावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट, रोचक और भावपूर्ण होनी चाहिए। चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक आपके सामने चित्र दिए गए, एक पहला चित्र और ये दूसरा चित्र। ठीक है, दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लेखन यानी चित्र लेखन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यह पहले चित्र में देखो, यहाँ एक पेड़ है ना? इस पेड़ पर कौन बैठा है? बंदर मामा बैठा है। कौन बैठा है? बंदर। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मोटा लकड़ी है, तो ये लकड़हारा है ना? ये लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर क्या करना है? लकड़ी को तोड़ रहा है। यह पहले चित्र में है। दूसरा चित्र में क्या है? लकड़हारा वापस अपनी कुटिया की तरफ जा रहा है। यहाँ पे लकड़ी वैसे ही आधा टूटा हुआ है। यहाँ पे है कुल्हाड़ी, वही छोड़ के जा रहा है। और बंदर है, शैतान बंदर क्या कर रहा है? पेड़ से नीचे उतरकर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये दो चित्र आप ध्यान से याद में रखना है बच्चों। दूसरे, अब तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो लकड़हार है वहां पे कुल्हाड़ी छोड़ के गया था। ये बंदर मामा क्या कर रहा है? नीचे आकर उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ा है। ध्यान से देखना है बच्चों चित्रों को। देखो इसकी पूंछ कैसी, पेड़ कैसी है, लकड़ी में फंसी है। चौथे चित्र में यहाँ क्या हो रहा है? अपना पूंछ
कट कर लिया, यानी अपनी पूंछ को वो कुल्हाड़ी से मार लिया है ना। तो यहाँ पे रो रहा है। तो हमें इस चित्र को अब अपने क्रमबद्ध के अनुसार हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? ठीक है, तो चलो बच्चों मैं आपको बता दूंगी कि यह पहले चित्र, दूसरे चित्र और तीसरे चित्र और चौथे चित्र आपने ध्यान से देखा होगा, है ना। तो हमें एक क्रमबद्ध से कहानी के रूप में हमें इस चित्र का वर्णन करना है, ठीक है। तो एक गांव में राघु नामक लकड़हार रहता था, है ना। उस गांव में एक लकड़हार मैंने बोला था ना अभी, उसका नाम है राघु, वो गांव में रहता था। एक गांव में राघु नामक लकड़हार रहता था। एक दिन वह एक बड़े से लकड़ी के लट्टे को चीरने के लिए पेड़ के पास गया। उस पेड़ पर एक शैतान बंदर बैठा हुआ था और वह सब कुछ देख रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, परंतु वह लट्टा इतना मोटा था कि वह उसके टुकड़े नहीं कर सकता। साथ ही अब उसे भूख और प्यास सताने लगी। उसने सोचा क्यों न पहले भोजन करके थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसके बाद दोपहर आकर फिर से लट्टा चीरने का काम किया जाए। उसने चीरे हुए लट्टे के बीच में अपनी कुल्हाड़ी फांस दी। वृक्ष पर बैठा बंदर उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही राघु भोजन करने के लिए अपने घर की ओर चला, वैसे ही वह बंदर वृक्ष से नीचे कूदा और झट से उस लकड़ी के लट्टे पर बैठ गया। उसने पहले इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह लट्टे के बीच में फंसी कुल्हाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगा। इसी बीच उसकी पूंछ कब चीरे हुए लट्टे के बीच में घुस गई, उसे पता ही नहीं चला। ऐसे करने से लट्टे के बीच फंसी कुल्हाड़ी झट से बाहर निकल आई और बंदर की पूंछ उस लट्टे में फंस गई। दर्द के कारण वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उछल कूद करने से उसकी पूंछ का दबा हुआ हिस्सा कट गया। दर्द से तड़पता बंदर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। इस तरह आपको चित्र देखकर इसका वर्णन करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब दूसरी चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह है दूसरा चित्र। इस चित्र में पहले चित्र में 4 गायें हैं। कितने गायें हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 गायें हैं। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये चारों गाय झगड़ रहे हैं ना, ये चारों गाय। और यहाँ पे चारों गाय क्या कर रहे हैं? अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं। तो यहाँ पीछे कौन खड़ा है? इस चित्र में आपको, अगर आपके सामने कोई भी चित्र दिखाई देता है तो वो आप बहुत ही बारीकी नजर से उस चित्र को आपको देखना है। तो यहाँ इस चित्र में यहाँ पे एक शेर भी खड़ा है। देखो, सब चित्र में यहाँ पे शेर खड़ा है, आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे शेर है। तो यहाँ पे चौथे चित्र में क्या हो रहा है? शेर क्या कर रहा है? गाय को शिकार कर रहा है, गाय का शिकार कर रहा है, यानी उसे खाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इस सारे चित्रों को क्रमबद्ध से सरल स्पष्ट भाषा में हमें इसका वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम वर्णन करेंगे। एक जंगल में 4 गायें रहती थी। कितने गायें रहती थी? 4 गायें। आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये जंगल है। इस जंगल में 4 गायें रहती थी। चारों आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, है ना। ये बहुत ही गहरी मित्रता थी। वे एक साथ चरती, एक साथ जंगल में घूमती और साथ साथ ही सोती थी। तो ये सब कुछ एक साथ ही करते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले ही बोला था कि हर एक चित्र को आप बहुत ही बारीक नजर से देखना चाहिए, किस चित्र में क्या छिपा है। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह उन चारों गायों का रोज देखता और सोचता, कितना अच्छा हो
यदि मुझे यह गाय खाने को मिल जाए, इनका मांस तो मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। परंतु वह उसकी एकता के कारण उसके पास जाने से डरता था, क्योंकि वे चारों गाय बहुत हट्टी खट्टी थी। एक बार शेर ने उसमें से एक गाय पर हमला कर दिया। आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे एक शेर है, गाय पर हमला कर रहा है। किस तरह कर रहा है? ऊपर से इसके ऊपर उछल रहा है। अचानक हमला कर दी। तब चारों गायों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया। अचानक एक दिन किसी बात पर चारों गायों की आपस में लड़ाई हुई। किसी विषय पर इन चारों गायों की यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इस चित्र में आप देख सकते हो। बाद में ये लड़ाई होने के बाद चारों गाय अलग अलग दिशाएं में जाते हैं। वे एक दूसरे से रूठ कर अलग अलग दिशाओं में चली गई। शेर यह सब देख रहा था। मैंने कहा था ना पहले ही, यहाँ पे शेर एक छुपा बैठा है, वो शेर सब कुछ देख रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मौका देखा और एक अकेली गाय पर हमला कर दिया। वह गाय मार डाला। इसी तरह उसने एक एक करके चारों गायों को मारकर अपने भोजन बना लिया। इस तरह ये चारों गाय आपस में लड़कर शेर के मुंह में चले जाते। इससे क्या पता चलता है? जब वो चारों फ्रेंड्स एकत्रित थे तब बहुत ही एकता, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? एकता में बल है। अगर ये सब कुछ साथ में रहते तो इस शेर को मारकर भगाया था। जब वे अकेले अकेले झगड़ कर अकेले अकेले हो गए तो शेर अकेला बहुत ही ताकतवर रहता है ना, तो ये अकेले अकेले शिकार कर कर गायों को एक एक करके वो अपने भोजन बना लिया। इस तरह से हमें चित्र का वर्णन करना है, रचनात्मकता वर्णन करना है, क्रिएटिविटी राइटिंग यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है। अब आपके सामने और एक यहाँ पे चित्र आ रहा है बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखना है। यहाँ पे यह एक जंगल है। ठीक है। यहाँ पे एक पिंजरे में शेर को पिंजरे में डाला हुआ है। तो ये दो आदमी हैं, ये क्या बातचीत कर रहे हैं, किसके ऊपर है, सब कुछ हमें यहाँ पे लिखना है। इस चित्र में एक शेर है जो जाल में फंसा गया है। इस चित्र में एक शेर है जो जाल में फंस गया है। वन्य जीवों का अवैध शिकार करने वाले शिकारी इसे मारना चाहता है। तो यहाँ पे ये जो है अवैध रूप से शिकार कर इस शेर को मारना चाहता है। यह लोग वन्य जीवों के दुश्मन है। यह व्यक्ति उन्हें जीवों के हत्या न करने के लिए समझा रहा है। तो एक आदमी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो इस शिकारी को समझा रहा है कि इस तरह जानवरों की हत्या करना बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बहुत ही पाप की बात है। इसको वो समझा रहा है। इस तरह से हमें चित्र का वर्णन करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को रचनात्मकता लेख के बारे में समझ में आई होगी। नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।